भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे और यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, भवानी सिंह जी, हमारे महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे महामंत्री सुब्रत पाठक जी, भवानी सिंह जी, सम्मानित मंच और यहाँ हमारे काशी के सभी प्रबुद्ध सज्जन वृंद, विभिन्न समाजों का समाज का नेतृत्व करने वाले हमारे वरिष्ठ सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज काशी विश्वनाथ के इस पावन धरती पर, जहां मैं अभी सभी संतों का, सभी समाज के नेतृत्व को नमन करता हूं, वहीं उनका आशीर्वाद लेते हुए काशी में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की दृष्टि से दिशा और दृष्टि ली है, वह सच में हम सबके लिए प्रेरणादायक है। जब मैं काशी की बात करता हूं तो काशी भक्ति की नगरी, शक्ति की नगरी, अध्यात्मवाद की नगरी, यह तो है ही साधु संतों की नगरी, यह तो है ही अध्यात्म की हवा बहने वाली नगरी। लेकिन इसके साथ साथ आजाद भारत में भारतीय राजनीति में एक नई संस्कृति देने वाली, उसका भी राजनीतिक उद्गम स्थान काशी बना है। ये हमको पता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी ख्याति बनाई है, उसका भी उद्गम स्थान काशी है, ये हमको ध्यान रखना। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात हम सब लोगों के जहन में है कि पिछले 6-7 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की परिभाषा बदल गई। राजनीति की भाषा क्या बदली? जो राजनीति कमीशन की राजनीति थी, उसको मिशन की राजनीति बनाया तो नरेंद्र मोदी। जो राजनीति स्वार्थ की राजनीति थी, उसको सेवा का माध्यम बनाया तो नरेंद्र मोदी। जो राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसमें देश को साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको आगे बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी। और न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति, यह अगर स्थापित की तो नरेंद्र मोदी। और इसीलिए हम सब लोग तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन काशी के लोग विशेष करके भाग्यशाली हैं कि इस राजनीति का भी आजाद भारत में परिवर्तन हुआ तो उसका उद्गम स्थान काशी है। और फिर हर एक दृष्टि से सारी बातें आती रहती हैं, लोगों के जहन में भी आती हैं। आपने देखा होगा कि 6 साल पहले भारत क्या था और भारत की छवि क्या थी? वन ऑफ द मोस्ट करप्ट नेशंस, भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ देश था 2014 से। आज 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में भारत की छवि क्या है कि इंडिया हैज द पावर टू लीड द वर्ल्ड, दुनिया को नेतृत्व देने की ताकत है। और ये सिर्फ मैं कहने
कहने के लिए नहीं कह रहा, कोविड ने साबित कर दिया। अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के चुनाव में ट्रंप लड़खड़ा गए तो कोविड में लड़खड़ा गए। और यूरोप के देश जो हमसे ज्यादा अच्छे थे स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन्होंने भी अगर अपने आप को असहाय समझा तो वह भी फैसला नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना, मानवता को बचाना कि इकोनॉमिक्स को बचाना, अर्थ जगत को बचाना। लेकिन हमारे मोदी जी ने नेतृत्व स्पष्ट रूप से कहा, जान है तो जहान है, और जब जान बचा ली तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को संभालना। ये अंतर आज 200 देशों को भारत ने पैरासीटामोल और HCQ की गोलियां सप्लाई की, बल्क में सप्लाई की, यानी दुनिया की फार्मेसी बना तो भारत बना। और दुनिया को अगर मानवता की दृष्टि से सेवा करने का काम पकड़ा तो भारत ने पकड़ा, ये हमको समझना चाहिए। कभी सोचा था कि भारत वैक्सीन बनाएगा कोविड का? कभी सोचा था कि एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा, और वह भी अपने देश को तो देगा ही देगा, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया को भी देगा। और अभी 30 देशों को भारत वैक्सीन दे रहा है। यह परिस्थितियां हर कोई मांग रहा है वैक्सीन, हर कोई वैक्सीन मांग रहा है। तो यह हमको समझने की जरूरत है, इसको हमको जानने की जरूरत है। अभी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ये कोरोना के दौरान, हम जब कोरोना के संक्रमण में आए तो हमारे पास उस समय टेस्टिंग फैसिलिटी में एक लेबोरेटरी थी। आज 2500 से ज्यादा लेबोरेटरी, टेस्टिंग लेबोरेटरी। हमारे पास एक भी अस्पताल नहीं था, आज 2000 से ज्यादा अस्पताल। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी, आज 11 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारे पास PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन का किट बनाने की ताकत नहीं थी, आज हम 5 लाख प्रतिदिन बना रहे हैं। और आज 3 लाख वेंटिलेटर साल का बना रहे हैं, जबकि हम एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाते थे। यह स्थिति आ गई। यह एक परिवर्तन आया है, जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए और इतना ही नहीं, अर्थ जगत को भी संभालने का काम किया है। अगर कोविड के दौरान लॉकडाउन लगाया तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, ये देने का इंतजाम 80 करोड़ की जनता को पिछले मार्च से लेकर के दिवाली और छठ तक इंतजाम किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये हमको 8 करोड़ बहनों को 3 सिलेंडर दिए ताकि उनका चूल्हा जल सके लॉकडाउन की अवस्था में। 500 रुपए की व्यवस्था की गई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा कि मोदी हैज नॉट ओनली आंसर्ड दी हेल्थ इश्यूज, ही हैज आल्सो आंसर्ड दी इकोनॉमिक इश्यूज। उन्होंने स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थ जगत की भी उत्तर दिया है। और फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आगे भारत को बढ़ाने का अवसर, आपदा को अवसर में बदलने का, इस विचार को लेकर के चलने का काम ये मोदी जी ने किया। अभी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे धारा 370 के बारे में। यहां जितने लोगों के बाल सफेद हुए हैं, वो सब लोग जब उनके बाल काले थे तब से वो नारा लगा रहे थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चले। ये भारत का प्रश्न था, ये आत्मीयता की दृष्टि से आत्मिक भारत का प्रश्न था। कोई जवाब नहीं दे पा रहा। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया। और जब मैं धाराशाही कहता हूं तो आपको लगता होगा कि जैसे हम लोगों ने भारत में जो लोग जम्मू में नहीं थे उन्होंने जम्मू को अपने साथ जोड़ दिया। नहीं, वो तो जुड़ा ही जुड़ा। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि जम्मू के अंदर जम्मू के लोगों से ही न्याय नहीं हो रहा। आपको जानकारी है कि वहां के गुजर भाई बकरवाल जो मुसलमान थे,
उनको ट्राइबल पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, उनको पॉलिटिकल ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं थी। जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए और जम्मू कश्मीर में फंस गए, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। इस देश में वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए 2 लोग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, वेस्ट पाकिस्तान से आए। लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री बने, वेस्ट पाकिस्तान से आए। लेकिन जो लोग जम्मू में बस गए, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था और वह म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे और एमपी का भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ये धारा 370 का नतीजा। इसलिए आप खुश हुए, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि जिन लोगों को जम्मू में पंजाब से ला करके हमारे बाल्मीकि भाइयों को बसाया गया सफाई के लिए, वह सिवाय सफाई कर्मचारी के कोई सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते। आपको मालूम नहीं होगा कि अगर जम्मू कश्मीर की बहन या जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी से शादी कर ले तो उसका प्रॉपर्टी से अधिकार समाप्त हो जाता। आपको नहीं मालूम होगा कि 125 भारत के कानून जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का कानून नहीं लगता था, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाए कानून नहीं लगता था, एंटी करप्शन एक्ट नहीं लगता था। इसलिए ये सारे परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनको कोई पूछने वाला नहीं था। धारा 370 हटी है, अब पूछा जा रहा है क्या बनाते, जिसके हम नहीं पूछे। आप जाओ श्रीनगर में और इसका सबसे अच्छा नतीजा आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर का अभी चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आई है। आपको मालूम है सोपोर की सीट हमने जीती है, आपको मालूम है कि श्रीनगर की सीट हमने जीती है, आपको मालूम है कि बांदीपुरा की सीट हमने जीती है। इसलिए मित्रों, ये आपके खुशी होने का सवाल नहीं है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के बारे में गलत धारणा बना रखी थी। जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाया तो नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, ये हमको समझना चाहिए। 125 कानून नहीं लगते थे भारत में, भ्रष्टाचार किए चलो। आजकल क्यों कोई बोलता है जरूरत पड़ेगी तो चीज से भी मदद मांगो, बोलता ही नहीं, बोलते हैं बोलते हैं कौन मुझे अंदर डालेगा, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। ये कैसे हुआ? और ये नहीं परिवारों ने। और अभी जम्मू कश्मीर बैंक की इंक्वायरी चल रही है, एक नहीं बचेगा, सब अंदर हो गए, ये ध्यान में रखने की बात है। अब राम जन्मभूमि की बात करेंगे लोग, जय जय श्री राम, राम जन्मभूमि की बात करें। ये कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला मत करो, फैसला करोगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अरे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके बारे में फैसला करना कोई राजनीतिक दल से जोड़ा जाता है क्या? ये भारत की संस्कृति का और अस्मिता का सवाल था, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और हमने इस नाम को पूरा किया। सब लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, लेकिन ये विषय इतने सालों तक रुके क्यों थे? इसलिए क्योंकि नीति और नीयत साफ थी। मोदी जी की नीति भी साफ थी, नीयत भी साफ थी, इसलिए इस काम को। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर दिया, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, ट्रिपल तलाक चला गया। लेकिन आप लोगों में से कितनों को मालूम है कि बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, इस्लामिक कंट्री है। ईरान में, इराक में, सीरिया में, ये सब इस्लामिक देश हैं। अफगानिस्तान में, ये सब इस्लामिक देश हैं। यहां ट्रिपल तलाक नहीं है।
सऊदी में ट्रिपल तलाक नहीं है, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये बहुतायत मुस्लिम देश है और हमारा भारत सेकुलर देश। करी चलो जो मत और हम अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे, प्रगतिशील कहते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अब हमारी मुस्लिम बहनों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उनको मुख्य धारा में लाएंगे और ट्रिपल तलाक समाप्त करेंगे। इस इसलिए मित्रों, जब हम इन सारी बातों की बातचीत करते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये छोटे फैसले नहीं थे। ये फैसले सिर्फ ये नहीं थे कि किसी धर्म से जुड़े हुए, नहीं, ये भारत की मुख्य धारा में शामिल होने की बात है, जिसको करने का प्रयास किया। अब देखिए, रिजर्वेशन की दृष्टि से भी देखिए तो मोदी जी ने किया ना कि जो भी गरीब होगा उसको आरक्षण मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से जो गरीब होगा उसको आरक्षण मिलेगा। बाकी आरक्षण वैसे के वैसे ही रहेंगे, सबको मिलेगा, लेकिन इनको भी मिलेगा। यह क्या समाज को एक लड़ी में पिरोने का काम नहीं है? क्या यह हिम्मत का काम नहीं है? क्या यह हौसले का काम नहीं है? हमारे ओबीसी भाई, अदर बैकवर्ड कास्ट के भाई, वो इतने साल से उनके साथ राजनीति हो रही थी कि नहीं हो रही थी? यह रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, ये करना, वो करना, सब लिप सर्विस। अगर ओबीसी का कमीशन बनाकर पार्लियामेंट से पास कराकर उनको अगर कोई संवैधानिक दर्जा दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया ही आपको। इसलिए एक नहीं है, भारत को कैसे मजबूती एक साथ जोड़ने का जो प्रयास हुआ है उसको हमको समझना होगा। सांस्कृतिक विरासत को बचा करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र आप याद रखिएगा कि यह मंत्र कोई चुनाव का मंत्र नहीं है, यह मंत्र किसी इलेक्शन का मंत्र नहीं है, यह मंत्र कोई मैनिफेस्टो एक चुनाव का नहीं है, यह शताब्दी का मंत्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह आने वाले समय में शताब्दी का मंत्र है। सबका साथ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको साथ सबका विकास। और उसमें भी जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए और सबका विश्वास। अब ये आयुष्मान भारत, मैं स्वास्थ्य मंत्री का, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जिम्मा मुझे दिया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करें। आप हैरान होंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है। दुनिया का 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, देश की 40% की आबादी, यानी सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारा कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश की आबादी मिला ले तो हमारे भारत का आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको ध्यान रखना है। और क्या दिया? 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज एक हर साल के लिए, 5 लाख रुपए प्रति फैमिली। और आज 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया, गंभीर बीमारियों से 1.5 करोड़ लोगों ने, और 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। और इसमें कौन आते हैं? रेडी वाला, ठेले वाला, अपना सब्जी वाला, घर में काम करने वाली हमारी बहन महिला, मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, बाल काटने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, टैक्सी ड्राइवर। और ये जाति से नहीं है, ये बाय प्रोफेशन है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जो वो काम करता है, रैक पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो गरीब आदमी, उसको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया है। ये मोदी जी ने परिवर्तन लाया है। ये मुख्य धारा में शामिल करने का तरीका है। मुझे याद है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, इंडिया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में आई होने के नाते सबसे पीछे, ABCD शुरू होता है ना ये देशों का, तो आई पीछे जाता है इंडिया। भारत होता तो भी पहले आता,
लेकिन इंडिया करके पीछे था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा, वेयर इज मिस्टर नड्डा फ्रॉम इंडिया, कम फॉरवर्ड एंड टेल दी वर्ल्ड व्हाट मोदी हैज डन इन आयुष्मान भारत। ये अब ये मैं कई जगह सुनाता हूं, ये स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अगर 11 करोड़ टॉयलेट्स इज्जत घर बने हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख इज्जत घर बने हैं, मैं सब लोगों को बताता हूं, ये इज्जत घर में टॉयलेट ही नहीं था, ये महिलाओं को इज्जत देने का तरीका है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत के गांव की महिलाएं सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ महिलाओं को सशक्तिकरण किया योगी जी ने, तो मोदी जी ने 11 करोड़ लोगों को इस तरीके से सशक्तिकरण करके बहुत छोटी घटना नहीं, भारत की तस्वीर बदल गई। अब कोई महिला आपको बाहर जाते हुए नहीं दिखी, इज्जत करना, और ये बन रहे हैं, अभी और भी बन रहे हैं। किसी ने चिंता की थी, कभी सोचा था, कभी नीति ऐसी बनाई थी कि हमारे, और संख्या देखो 11 करोड़, अगर 130 करोड़ में 11 करोड़ बहनों को घरों में टॉयलेट्स नहीं हो तो क्या भारत होगा? और डायरिया क्यों नहीं फैलेगा, हैजा क्यों नहीं फैलेगा, जॉन्डिस क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन आज ये शौचालय बनने के कारण बीमारियों में भी गिरावट आएगी। हमारी बहनें लकड़ी का चूल्हा जला करके 200 सिगरेट का धुआं एक खाने में, वो 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़े में ले लेते। आज 8 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर मिल गया है, 1 करोड़ को इस साल और दिया जा रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना। उजाला योजना, अब बताइए, आप घर में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव बगैर बिजली के थे, 2 करोड़ से ज्यादा घर बगैर बिजली के थे, कैसे जीते होंगे? लेकिन आज वहां बिजली की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जितना काम किसान के लिए मोदी जी ने किया, किसी ने नहीं किया। बोलो, सॉइल हेल्थ कार्ड कभी सुना था कांग्रेस के जमाने में? यूपी के जमाने में, यूपीए के जमाने में सुना था? कभी सुना था नीम कोटेड यूरिया? कभी सुना था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? कभी सुना था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? कभी सुना था? आज 6 किस्तें दे दी गई हैं, 7वीं किस्त जा रही है, 11 करोड़ किसानों को दिया ताकि वो अपनी मूलभूत सुविधा चीजों को खरीद सके और वो किसान अच्छे से खेती कर सके, ये व्यवस्था की गई। यहां अगर काशी की बात करें, मैं जब उद्गम स्थान बोलता हूं, चलो जो चीज मिल जाती ना, असल में मैं एक बात मानता हूं, जो मिल जाती ना वो ध्यान में नहीं रहती है, जो नहीं होता है उसकी चर्चा होती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जीवित समाज वो होता है जो अंधेरे को याद रखता है तो उजाले की इज्जत होती है। इस बात को आज आपने बनारस की सड़कें देखो और आपसे 6-7 साल पहले की सड़कें देखो, पिछले अक्टूबर महीने से लेकर के अभी तक मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए के काम यहां पर उसका शिलान्यास किया है। जो काम पर चल रहे हैं, पाइपलाइन में है, उसको हमको समझना चाहिए। बहुत सी छोटी बड़ी बातें आपको बताई, लेकिन यहाँ का सौंदर्यकरण से लेकर के रखा, और ये अकेला नहीं, सारा उत्तर प्रदेश। आप बताइए, गोरखपुर में कभी हम लोगों ने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? और मेरे ख्याल से शायद 11 मेडिकल कॉलेज खुले, 30 नए मेडिकल कॉलेज 6 साल के अंदर, 30 नए मेडिकल कॉलेज। ये क्या एकदम बदलती हुई तस्वीर है, कभी सोचा था? मैं तो हमारे यहाँ ये जब भोज देते हैं तो भोज को धाम बोलते हैं, धाम। तो हमारे जो कांग्रेसी भाई थे ना, वो एक काम 4 धाम, मतलब एक काम के पीछे 4 धाम खाया। कैसे? तेरा यह सड़क हमने सैंक्शन करा दी, एक धाम हो गया। अब इसका सर्वे शुरू हो गया, दूसरी धाम हो गई, तीसरी धाम आज मशीन पहुंच गई, तीसरी धाम।
और चौथी दाम तब होती थी जब वो सड़क बनने के लिए काम शुरू हो, यानी एक काम चार था, काम वही का वही था। और यहां देखो मोदी जी ने 30 मेडिकल कॉलेज, एक ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, एक पर एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए और देश की तस्वीर बदलने के लिए काम किया। इसको हमको समझना चाहिए। विकास की एक नई कहानी बन रही है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, कनेक्टिविटी की बात कीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कीजिए, हर एक दृष्टि से आज अब ये जल जीवन मिशन, कभी सोचा था कि हर घर को स्वच्छ पानी नलके से जोड़ा जाएगा? ये सोचा था? हमने कभी सोचा था कि कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के बगैर, पक्की छत के बगैर नहीं रहेगा भारत में? प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको पूरा कर एक तरीका। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग काशी विश्वनाथ की धरती के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उस सब चीजों की राजनीति का उद्गम स्थान काशी है। और इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इन बातों को समाज के सभी लोगों तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। और उन तक, अभी मुझे बताया गया कि यहाँ रविदास, संत रविदास जी के नाम पर उद्यान बन रहा है, बहुत बड़ा उद्यान बन रहा है, उसका भी काम हो रहा है। समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इन बातों को बिल्कुल नहीं, उसमें मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में जो लोग दमदमाते थे और समाज में दरिंदगी करते थे, वो आज लुके छुपे फिरते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग जिस तरीके से पार्टी ने सारी नीतियों को आगे बढ़ाया है, उसको आप सब लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप आए